Good morning, student, and welcome to Rasa International School. Today's our chapter for class 10th, chapter first, political science, power sharing, and today we have topics to discuss ethnic composition between Belgium and Sri Lanka. आज जो हमारा चैप्टर है वो राजनीति विज्ञान से लिया गया कक्षा 10 और जो चैप्टर है वो पहला है फर्स्ट है राजनीति विज्ञान और इसमें जो हमारा चैप्टर का नाम है शक्ति का विभाजन। और आज इसमें देखेंगे जो जातीय संरचना होती है वो कहाँ की, बेल्जियम और श्रीलंका के बीच की हम देखेंगे। ठीक है, लुक एट द टॉपिक पावर शेयरिंग। तो देखिए पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है, शक्ति का विभाजन करना। ठीक है, द शेयरिंग ऑफ पावर अमंग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। द शेयरिंग पावर कैन बिकम अ मेजर फैक्टर फॉर द disintegration of country of if people belonging to different ethics, religion, caste, etc. are not giving the power share in running in country. Let us understand the concept of power sharing by taking example of Belgium and Sri Lanka. देखिए पावर शेयर करना का मतलब क्या होता है। पावर शेयर करने का मतलब होता है कि देखिए जब हम एक बड़ी कंट्री है, तो फॉर एग्जांपल इंडिया, अब पूरी इंडिया को हम एक बार में तो कवर नहीं कर सकते ना। अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया को एक ही तरीके से एक ही इंसान कवर नहीं कर सकता ना। तो इंडिया को जब चलाते हैं तो क्या होता है, पहले प्रेसिडेंट है ना। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होता है भाई पहले मतलब जो प्रेसिडेंट होंगे है ना, जो गवर्नमेंट को चलाएंगे, फिर उसके बाद जो है वो पीएम होंगे। ठीक है, तो सेंट्रल में कौन चलाएगा, प्रेसिडेंट और पीएम। तो ये पावर यहाँ पे शेयर हो रही है। मतलब एक प्रेसिडेंट पूरे इंडिया को कवर नहीं कर सकते है ना, और प्राइम मिनिस्टर अकेले पूरे इंडिया को नहीं चला सकते। तो प्रेसिडेंट को गवर्न करने के लिए एज ए एडवाइजर कौन चाहिए, प्राइम मिनिस्टर है ना। तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट मिलके जो है वो कंट्री को चलाते हैं। ठीक है, तो ये तो अब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर मिलकर चलाते हैं, तो सेंट्रल में पावर कहां शेयर हो गई, प्रेसिडेंट की पावर प्राइम मिनिस्टर में आ गई। और अगर हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है, एक तो गवर्नर होते हैं भाई, ठीक है, एक तो गवर्नर होते हैं और फिर गवर्नर जो है फिर किस में चलते हैं, फिर सीएम। यानी गवर्नर की पावर कहां होती है, चीफ मिनिस्टर में। यानी पहले गवर्नर, यानी जो स्टेट का मेन जो एक पावरफुल जो एक पोस्ट होती है वो होती है गवर्नर की, लेकिन गवर्नर के साथ जो पावर शेयर की जाती है वो कौन शेयर करता है, वो करता है सीएम यानी चीफ मिनिस्टर। तो इस तरीके से पावर शेयर होता है। तो इससे क्या होता है, इससे कंट्री जो है चलने में आसानी होती है, कंट्री को गवर्न करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। तो शक्ति का विभाजन बहुत जरूरी है एक बड़े देश को चलाने के लिए। ठीक है, अब शक्ति का विभाजन जरूरत क्यों होती है, क्योंकि इसमें अलग अलग रिलीजियस, अलग अलग कास्ट के लोग होते हैं, तो किसी की जो होती है वो फीलिंग्स को हर्ट ना हो, इसलिए सबकी फीलिंग को एक साथ रखकर पावर को शेयर किया जाता है और सब सारी कास्ट और सारे रिलीजियस में एक पावर को बराबरी बांटा जाता है। अब हम पूरे वर्ल्ड में एग्जाम्पल लेंगे इस चैप्टर में बेल्जियम और श्रीलंका का, कि बेल्जियम और श्रीलंका में किस तरीके से पावर को शेयर किया गया और उसके इफेक्ट क्या हुए। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो पावर शेयरिंग का सिर्फ इंट्रोडक्शन है, और आज हम इस चैप्टर में जानेंगे कि बेल्जियम में कितने लोग कौन सी कास्ट के रहते थे, उसी तरीके से श्रीलंका में कौन सी लोग कौन सी कास्ट के लोग रहते थे। तो अब सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं बेल्जियम एंड श्रीलंका। अब देखिए पावर शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है आप इसको एक बार समझ लें। द पावर शेयरिंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अ परमानेंट शेयर ऑफ पावर इन गवर्नेंस in the respecting the feeling and interest of the different communities and regions is known as the power sharing। देखिए पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है, respecting the feeling and interest of different communities and regions इज नोन एज पावर शेयरिंग। मतलब पूरी कंट्री में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, अगर हम सारी पावर हिंदूज को दे दें या सारी पावर मुस्लिम को दे दें तो क्या होगा, सारी अपॉर्चुनिटीज एक ही पार्टी लेके चली जाएगी है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, सबको अलग अलग पावर दी जाती है, सबको ये पावर जो है ना ये सारी कास्टों में शेयर की जाती है। इससे क्या होता है, इससे अपॉर्चुनिटी का जो है ना जो एडवांटेज है, जो अपॉर्चुनिटी है उसको सब में एक साथ जो है लिया जाए, जितने भी मौके हैं, जो अवसर दिए जाते हैं है ना, जो नौकरियां हैं वो सबको बराबरी दी जाए। तो ये होता है पावर का शेयरिंग करना। तो अब हम एग्जांपल लेते हैं बेल्जियम का है ना। आपके सामने बेल्जियम का ये पूरा मैप है, इसको आप एक तरीके से ध्यान से पहले समझते जाइएगा। मैं पहले आपको पूरा डेटा समझा रहा हूँ कि बेल्जियम में किस तरीके के लोग और कैसी जो लैंग्वेज के लोग थे वो रहते थे। तो अब स्टार्ट करते हैं बेल्जियम से। बेल्जियम से स्मॉल कंट्री इज नॉर्थ वेस्ट यूरोप। It has the border with Netherlands, France and Germany. It has a population of a little over 10 million. देखिए बेल्जियम क्या है, यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है, ठीक है, जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, यूरोप के नॉर्थ वेस्ट साइड में, यानी कि उत्तर पश्चिम है ना।
अब हम बात करते हैं इसके जो बॉर्डर से लगने वाले, इसके बॉर्डर नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी से लगा हुआ है। इसकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 10 मिलियन, यानी अगर हम 1 मिलियन की बात करते हैं तो 10 लाख होते हैं, तो 1 करोड़ से ज्यादा इसकी एक मतलब जो पॉपुलेशन वो बैठेगी। अब देखिए, द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव इन फ्लैमिश रीजन स्पीक द डच। अब देखिए, यहाँ पे जो एक एथनिक कॉम्पोजिशन है, जो जातीय संरचना है, वो क्या है, यहाँ के जो 59% लोग हैं, ठीक है, वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, वो बोलते हैं यहाँ पर डच। भाई बेल्जियम में जो 59% लोग थे, जो 59% लोग हैं, वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं डच। एंड अनदर 40% पीपल लिव इन अ वलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। और जो फ्रेंच बोलने वाले हैं वो कितने हैं भाई, और जो फ्रेंच बोलने वाले हैं वो हैं 40%, ठीक है। द रिमेनिंग 1% ऑफ बेल्जियंस स्पीक जर्मन। और जो 1% बोलने वाले हैं वो कौन है, वो है जर्मन, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम इसका डेटा की बात करते हैं, तो हमने डेटा किस तरीके से कलेक्ट किया, जो उसके जो 50 मतलब जो 59% है, जो 59% है वो कौन बोलने वाले हैं, वो है डच, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसमें, देखिए अगर जो 59% बोलने वाले वो कौन है, वो है डच, ठीक है। और जो 40% है वो कौन है, वो फ्रेंच बोलने वाले हैं। और जो 1% है वो कौन बोलने वाले हैं, वो जर्मनी बोलने वाले हैं। तो ये वहां का जो है एथनिक कॉम्पोजिशन है, ठीक है। 80% in the capital city Brussels, 80% of people speak French, while the 20% are Dutch speaking. अब देखिए थोड़ा इसको मैप से हम समझ लेते हैं। देखिए ये जो हमारे सामने बेल्जियम का पूरा मैप है, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं, देखिए ये था। अब बेल्जियम की अगर हम मैप की हम बात करते हैं, तो देखिए ये जो 40% लोग थे, है ना, ये जो 40% बोलने वाले लोग थे, वो क्या बोलते थे, 40% फ्रांच, और बाकी जो बचे हुए लोग थे वो क्या बोलते थे, वो बोलते थे डच। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि जो सेंट्रल में था, ये सेंट्रल, ये ब्रसल्स यानी कैपिटल जो थी इसकी, वो ब्रसल्स में जो लोग थे वो कितने हैं, वो जो 80% लोग थे वो बोलते थे डच, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे 80% लोग क्या बोलते थे, फ्रेंच, सॉरी, जो ब्रसल्स में जो उसकी कैपिटल है, ठीक है, यहाँ पे जो 80% लोग हैं, यहाँ क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोली जाती है फ्रेंच। तो मैंने आपको पहले रेशियो समझाया था, रेशियो क्या था, 59% जो है वो डच बोलते हैं, ठीक है, और फ्रेंच कितने थे, फ्रेंच जो थे वो 40% थे। भाई अगर हम बात करते हैं, 49% क्या बोलने वाले थे, डच, ठीक है, और 40 कितने बोलते थे भाई, 40 बोलते थे फ्रेंच, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या थी कि जो उसकी एक कैपिटल है, अब जाहिर सी बात है फ्रेंच बोलने वाले कम है लेकिन डच बोलने वाले ज्यादा है, लेकिन जो इसकी कैपिटल है ब्रसेल्स, वहां पे 80% लोग क्या बोलते थे, 80% लोग बोलते थे फ्रेंच। तो कैपिटल में ये ज्यादा बोले जाने लगी। The minority French-speaking community was relatively rich and powerful, so the Dutch-speaking community, who got the benefit of economic development and education, much later show their assessment. ठीक है, अब वहां पे जो फ्रेंच बोलने वाले थे, ठीक है, वो बहुत पावरफुल लोग थे, है ना, और इसी वजह से डच जो कम्युनिटी थी उसने जो एजुकेशन और डेवलपमेंट का जो फायदा उठाया वो बाद में उठाया। दिस लेड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग। और इन दोनों के बीच में इसी बात को लेकर क्या होगा, एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है, झगड़ा हो गया। तो अब क्या है, ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज वर मोर सेवियर्स इन ब्रसल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूट अ मेजोरिटी इन द कंट्री बट इन माइनॉरिटी इन द कैपिटल। अब प्रॉब्लम यहां पे क्या हो गई कि ये लोग जो डच स्पीकिंग वाले थे मेजोरिटी में तो थे, भाई मेजोरिटी में तो ये पूरी कंट्री में थे, पर ये माइनॉरिटी में कहां थे, माइनॉरिटी में ये कैपिटल में थे। देखिए अगर हम मैप की बात करते हैं, तो पूरे जो बेल्जियम में क्या था, जो मेजोरिटी में थे वो कौन थे भाई, मेजोरिटी में डच बोलने वाले लोग ज्यादा थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसकी मतलब कैपिटल में, है ना, तो कैपिटल में फ्रेंच बोलने वाले ज्यादा थे। तो क्या था भाई, जो बेल्जियम के लोग थे, जो फ्रेंच बोलने वाले थे वो माइनॉरिटी तो थे, ठीक है, और डच बोलने वाले मेजोरिटी में थे। लेकिन जब कैपिटल की बात आती है, जैसे ही हम कैपिटल की बात करते हैं, हम बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल्स की बात करते हैं, तो ब्रसेल्स में क्या था, जो फ्रेंच बोलने वाले थे वो मेजोरिटी में हो जाया करते थे। तो यहाँ पे क्या था, फ्रेंच बोलने वाले माइनॉरिटी में थे लेकिन बहुत पावरफुल थे, है ना, उनको एजुकेशन और डेवलपमेंट और रिच जितने भी रिसोर्सेज थे वो ज्यादा उनके पास थे। और जो डच स्पीकिंग थे उनको ज्यादा, ये सब चीजें बाद में मिली। तो इन दोनों के बीच में क्या था, एक मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट क्लियर हुआ कि ये लोग डच वाले मेजोरिटी में तो हैं,
पूरे बेल्जियम में। लेकिन जब कैपिटल की बात करते हैं ब्रसेल्स में, तो वहां ये लोग माइनॉरिटी में हो जाते हैं। तो वहां इनका जो रेशियो था वो क्या था, 59% वो क्या थे भाई, 59% जो बोलने वाले थे वो डच थे, और 40% बोलने वाले कौन थे, फ्रेंच। लेकिन ये फ्रेंच अगर अपनी कैपिटल में आते हैं तो क्या हो जाते हैं, ये मेजोरिटी में हो जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं इसमें, ये जो एक शेडेड एरिया है साइड में, ये वाला, ये शेडेड एरिया, ये जर्मन है। ये 1% लोग हैं यहाँ पे जो जर्मन बोलने वाले लोग थे। ठीक है, हो सकता है आपसे बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, रिकॉग्नाइज द शेडेड एरिया, मतलब इसमें कौन से लोग आते हैं, जर्मन आते हैं, डच आते हैं या फ्रेंच आते हैं, तो इसमें जर्मन आएगा, 1% बोलने वाले लोग जो थे। अब हम बात करते हैं श्रीलंका की। नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द श्रीलंका। अब ऐसा ही कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है श्रीलंका में। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन इन साउथ एशिया, लोकेटेड अबाउट द 31 किलोमीटर ऑफ द साउथ कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इट हैज अबाउट द 20 मिलियन पीपल लाइक अदर नेशन इन द साउथ एशिया रीजन। श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। अब देखिए श्रीलंका क्या है, एक आइलैंड है जो कि इंडिया के साउथ एशिया में है ना। अब ये इंडिया के साउथ से 31 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ पर 20 मिलियन पीपल जो हैं वो रहते हैं। लाइक अदर नेशन इन साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। Sinhalese communities form the majority of the population, 74%, with Tamil, who are mostly 18% concentrated in the northeast of island, forming the largest ethnic minorities. Other communities include the Muslim. Among Tamil, there are two subgroups. Tamil native of countries are called Sri Lankan Tamil, 13%, and Tamil who were brought to indenters, the indenters laborers from India by British colonists to work state plantation are called Indian original Tamil, 5%। अब देखिए यहाँ पे जो एक मेजोरिटी सिस्टम है वो सिन्हालीज का ज्यादा है और इंडियन तमिल का कम है। ठीक है, अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। श्रीलंका की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 2 मिलियन, यानी कि 2 करोड़ के आसपास। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेजोरिटी में है वो कौन है, सिन्हालीज है ना। इनकी जो मेजोरिटी है वो कितनी है, 74% है। ठीक है, और जो इंडियन तमिल है वो कितने हैं, वो है 18%। ठीक है, अब देखिए तमिल नेटिव ऑफ कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल। जो श्रीलंका के रहने वाले थे है ना, जो श्रीलंका के ही थे वो कहलाएगा श्रीलंकन तमिल, और जो इंडिया से आने वाले तमिल थे वो कहलाए इंडियन तमिल। देखिए अगर हम बात करते हैं, देखिए ये होगा तमिलनाडु, ठीक है, और ये श्रीलंका। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ से, तो ये देखिए ये तमिलनाडु, ये श्रीलंका। तो यहां से तमिलनाडु से बसने वाले लोग जब श्रीलंका में आके बस गए तो वो क्या कहलाए, वो कहलाए इंडियन तमिल। लेकिन जो लोग श्रीलंका के ही रहने वाले थे, वो जो नेटिव थे, वो सिन्हालीज कहलाए। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इन दोनों के बीच में रहेगा। Now, the most of the Sinhalas speaking people are Buddhist, while most of Tamil are Hindus and Muslim. देखिए जो मेजोरिटी सेक्शन में जो सिन्हालीज थे, जो श्रीलंका के जो मेजोरिटी के लोग थे, वो 74% थे। उनकी जो भाषा क्या थी, वो बुद्धिस्ट जो स्पीकिंग, वो बौद्धिस्ट भाषा को बोलते थे। लेकिन उसमें थोड़े से तमिल थे, हिंदू थे और मुस्लिम भी थे। There are about the 7% of Christian who are both Tamil and Sinhalese। 7% जो क्रिश्चियन है वो या तो सिन्हालस, या मतलब नेटिव श्रीलंकन है, उनका जन्म श्रीलंका में ही हुआ था, या तो वो है, या फिर तमिल है, मतलब इंडियन तमिल, जो कि तमिलनाडु से इंडिया में आके शिफ्ट हो गए। सो इन द बोथ कंट्री सम पीपल और कम्युनिटीज आर मेजॉरिटी व्हाइल अदर एंड माइनॉरिटी। नाउ लेट अस स्टडी हाउ बोथ कंट्री ट्राई टू सॉल्व दिस इशू। देखिए दोनों कंट्री में क्या है, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की प्रॉब्लम है ना। हमने अभी बात की बेल्जियम में, तो बेल्जियम में क्या था कि जो डच स्पीकिंग थे वो 59% थे, और जो फ्रेंच बोलने वाले थे 40% थे। लेकिन वहां प्रॉब्लम क्या हो गई, जो वहां की जो ब्रसेल्स जो कैपिटल है, वहां पर फ्रेंच बोलने वाले मेजोरिटी में हो जाते हैं। ठीक है, तो अब वहां पे भी कुछ इश्यू होंगे। तो अब जो बेल्जियम की सरकार है उन्होंने किस तरीके से इशू को सॉल्व किया, ठीक उसी तरीके से श्रीलंका में इंडियन तमिल और सिन्हालास को लेकर एक मतलब कॉन्फ्लिक्ट होता है कि जो मेजोरिटी में होते हैं सारी पावर उनके हाथ में आने का डर होता है, तो माइनॉरिटी का खतरा बना होता है कि माइनॉरिटी के राइट्स खत्म न हो जाए। तो अब इन दोनों गवर्नमेंट ने किस तरीके से इस इशू को सॉल्व किया, हम नेक्स्ट टॉपिक पे ये समझेंगे। आज जो हमारा चैप्टर था, हमने इसमें इंट्रोडक्शन जाना कि पावर शेयरिंग से पहले जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी सेक्शन होता है उनका क्या बेल्जियम में और श्रीलंका में एक मतलब एक प्लेस था। ठीक है, अब इनके जो कॉन्फ्लिक्ट होंगे, जो मेजॉरिटिज्म होगा, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो, उसमें दोनों कंट्रीज ने किस तरीके से इशू को सॉल्व किया, हम ये जानेंगे। I hope you like this video. We will upload some more new topic of this chapter. Till then, stay safe and goodbye.